भाग 30। विविधा के पेरेंट्स सोच ही रहे थे कि इस हालात से कैसे बचा जाए कि तभी उस ज्वेलरी शॉप के मालिक मिस्टर मनोज सोनी ने वहां मौजूद सभी कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और बोलने लगे, आज मेरी माताजी का जन्मदिन है, तो इस शुभ अवसर पर मैंने अपने ग्राहकों के लिए कुछ करने का सोचा है। आज हम लकी ड्रॉ करने वाले हैं। सुबह से जो कस्टमर्स यहाँ आए हैं, हमने वो सामने रखे बाउल में से एक स्लिप निकालने को कहा था। हर स्लिप में 1 से लेकर 50 में से कोई भी एक नंबर लिखा है। आप लोग भी जल्दी से एक स्लिप निकाल लीजिए और अपना नंबर देख लीजिए। खैर, अभी 41 ग्राहक ही आए हैं सुबह से, लेकिन अब शाम हो चली है तो शॉप बंद करने का वक्त हो गया है, इसलिए हम और ग्राहक के आने का इंतजार नहीं करेंगे। मैं अभी अपनी माताजी को फोन करके एक नंबर पूछूंगा। वो जो भी नंबर बोलेंगी वो लकी नंबर होगा और जिस ग्राहक के पास वो नंबर होगा वो ही विजेता माना जाएगा। और अगर वो नंबर किसी ग्राहक के पास नहीं हुआ तो गेम यही बिना किसी विजेता के समाप्त हो जाएगा। इनाम के तौर पर हम जीतने वाले विजेता की गई खरीद के बिल का 40% कम कर देंगे, मतलब उसे सिर्फ 60% अमाउंट ही पे करना होगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी ग्राहक खुश हो गए और आगे बढ़कर बाउल से एक एक स्लिप निकाल ली। विक्रम ने पहले ही इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। अब ब्रजेश जी ने विक्रम की ओर देखा। तुम हमारे घर के नए सदस्य हो और तुम्हारे आते ही इस घर से बुरे लोगों की विदाई हो गई, तो बेटा मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए तुम ही स्लिप उठा लो। विक्रम कुछ कहने को हुआ कि विविधा मुंह बनाते हुए बोली, अब तो हम जीतने से रहे। विक्रम ने विविधा को इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया। उसने एक स्लिप निकाल ली और उसे खोल कर देखा। उसने अब स्लिप ब्रजेश जी की तरफ बढ़ाते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहा, 21 नंबर है आपका। ब्रजेश जी ने वह स्लिप ले ली। छवि जी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा कि 21 नंबर तो शगुन का होता है, क्या पता हम ही जीत जाए। विक्रम पीछे हट विविधा से थोड़ा दूर एक तरफ खड़ा हो उसे देखने लगा। विविधा बार बार आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाती, फिर नर्वस होकर मिस्टर सोनी की तरफ देखती। विविधा को ऐसे देख विक्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। फिर अगले ही पल वह एकदम गंभीर हो चला। मिस्टर सोनी ने अब अपनी माताजी को फोन किया और 1 से लेकर 50 में से कोई भी एक नंबर बोलने को कहा। अगले ही पल उनका जवाब सुनने के बाद उन्होंने फोन रखकर अपने कस्टमर्स की तरफ देखा और खुश होते हुए बोले, हमें हमारा लकी विनर मिल गया है। हमारी माता जी ने 21 नंबर बोला है। अगर यहाँ मौजूद किसी भी ग्राहक का नंबर 21 है तो सामने आ जाएं। मिस्टर सोनी की बात सुनकर विविधा के साथ साथ उसके पेरेंट्स आरुषि खुशी से झूम उठे। विक्रम विविधा के चेहरे पर उमड़ पड़ी खुशी को देख रहा था। ब्रजेश जी आगे बढ़कर मिस्टर सोनी के पास जा पहुंचे और अपनी स्लिप उनके हाथ में थमा दी। सभी ने उन्हें लकी ड्रॉ जीतने की बधाई दी और मिस्टर सोनी ने अपने कैशियर से उनका बिल 40% कम करने का बोल दिया। ब्रजेश जी और छवि जी ऊपर वाले को मन ही मन शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने उनकी लाज बचा ली। विविधा भी खुश थी कि माँ बाबूजी का कम से कम 40% पैसा तो बच गया। ब्रजेश जी ने विक्रम की तरफ देख स्नेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, ये सब तो मेरे दामाद जी की वजह से हुआ है। इनके हमारी जिंदगी में आते ही सब कुछ अच्छा होने लगा है। विक्रम बोला, ये तो सब आपकी नेक नियति का नतीजा है, मेरा इस सब में कोई योगदान नहीं। चलिए जल्दी से पेमेंट कर देते हैं वरना शॉप बंद हो जाएगी। जब विविधा और उसके पेरेंट्स पेमेंट करने पहुंचे तो पाया कि उनका बिल 40% नहीं बल्कि 60% कम था। ब्रजेश जी ने हैरानी से पूछा कि लकी ड्रॉ तो 40% डिस्काउंट का था ना? मिस्टर सोनी बोले, हाँ था, पर आप हमारे 1001वें कस्टमर हैं तो 20% डिस्काउंट उसका आपको मिल रहा है। विविधा और उसके पेरेंट्स की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किस्मत उन पर एक साथ इतनी ज्यादा मेहरबान है। उन्होंने जल्दी से बिल पे किया और बातें करते हुए शॉप से बाहर निकल चल पड़े। आरुषि का हाथ विविधा अपने हाथ में थामे चल रही थी कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि पीछे विक्रम नहीं है। वैसे भी उसे इतनी ज्यादा डिस्काउंट पर
बहुत अजीब लग रहा था और अब विक्रम की गैर मौजूदगी ने उसके शक को पुख्ता कर दिया। वह आरुषि को माँ बाबूजी के साथ चलने को बोल खुद वापस शॉप की तरफ लौट चली। विक्रम वापस शॉप के अंदर आया और जल्दी से अपने क्रेडिट कार्ड से विविधा के पेरेंट्स की शॉपिंग बिल का 60% अमाउंट पे कर दिया और मिस्टर सोनी को थैंक्स बोलकर वापस बाहर की तरफ चल पड़ा। विविधा ने उसे क्रेडिट कार्ड यूज करते देख लिया था, जिससे वह सारा माजरा समझ गई। वह विक्रम के इस कदम से बहुत प्रभावित हुई कि किस तरह बड़ी ही होशियारी से उसने विविधा के पेरेंट्स की हेल्प भी कर दी और उनका स्वाभिमान भी बचाए रखा। विविधा को अपनी पसंद पर नाज होने लगा। वह जल्दी से वापस लौट पड़ी। विक्रम जब शॉप से बाहर निकला तो उसने विविधा को कुछ ही दूरी पर अकेले जाते देखा। अगले ही पल उसकी नजर 2-3 लड़कों पर पड़ी जो विविधा वाले रास्ते में ही खड़े थे और राह चलती लड़कियों को घूर रहे थे। विविधा का ध्यान उनकी ओर नहीं था, वह तो विक्रम को याद कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। विक्रम ने जल्दी से तेज कदम बढ़ाए और विविधा के पास जा पहुंचा। तुम मेरे साथ चलो। विविधा को विक्रम के इस तरह साथ चलने की बात की वजह नहीं पता थी। उसने बस विक्रम को तंग करने के लिए कहा, नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे पता है रास्ता और खुद चल सकती हूँ मैं। विक्रम कुछ कहता कि विविधा उसे वहीं छोड़ आगे बढ़ गई। विविधा थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि एक लफंगे ने जानबूझकर आगे बढ़ विविधा को हल्का सा धक्का दे दिया। विविधा गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है? अपनी माँ बहनों से भी ऐसे ही पेश आते हो क्या? वह लड़का विविधा से बहस करने लगा। हाँ तो थोड़ी सी टक्कर लग गई तो क्या हो गया? तुम कौन सी कांच की बनी हो जो इस धक्के से टूट गई? कुछ दूर आरुषि के साथ खड़े ब्रजेश जी और छवि जी ने यह देखा तो उस ओर बढ़ चले कि तभी पीछे से विक्रम ने उस बदमिजाज लड़के को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस थप्पड़ का बुरा नहीं मानोगे। एक थप्पड़ लग भी गया तो क्या हो गया? तुम भी भला कौन से कांच के बने हो जो एक थप्पड़ से टूट जाओगे? वह लड़का बौखलाते हुए विक्रम पर हमला करता उससे पहले ही विक्रम ने एक हाथ से उसका हाथ रोक दूसरे हाथ से उसका कॉलर पकड़कर उठाकर सड़क पर फेंक दिया। यह देख वहां आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और उस लड़के के दोस्त एक और चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें एहसास हो चला था कि अभी दोस्त का साथ देने गए तो बहुत मार पड़ेगी। विविधा दंग सी विक्रम को देखने लगी थी। आरुषि खुश हो ताली बजाने लगी और ब्रजेश जी, छवि जी तो पहली बार विक्रम के गुस्से से तमतमाते चेहरे को देख रहे थे। ब्रजेश जी धीरे से छवि जी से बोलते हैं, विक्रम को इतना गुस्सा भी आता है? छवि जी बोली, विविधा के मुंह से सुना तो था लेकिन अब देख भी लिया। विक्रम ने गुस्से से विविधा की ओर देखा और आगे बढ़ उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उस लफंगे और वहां मौजूद भीड़ को ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो कि ये लड़की मेरी पत्नी है, अगर किसी में दम है तो हाथ लगाकर भी दिखा दे। आज उसे यहीं जमींदोज करके ही दम लूंगा। वह लफंगा उठकर वहां से भाग गया और देखते ही देखते भीड़ तितर बितर हो गई। विक्रम ने विविधा का हाथ इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि उसे दर्द हो रहा था। उसने विक्रम की पकड़ से अपने हाथ को आजाद करने की हल्की सी कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। विविधा ने अब चुप रहना ही बेहतर समझा। वह अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। उसे विक्रम की बात माननी चाहिए थी। विक्रम विविधा को ले उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा और अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए बोला, चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। ब्रजेश जी बोले, अरे नहीं बेटा, तुम क्यों खामखा परेशान हो रहे हो, हम चले जाएंगे। विक्रम बोला, इसमें परेशानी वाली बात क्या है, रास्ते में ही पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को, चलिए। विविधा माँ के साथ आरुषि को लेकर गाड़ी में बैक सीट पर बैठ गई और ब्रजेश जी आगे विक्रम की साइड वाली सीट पर बैठ गए। विक्रम भले ही चुप था, लेकिन उसके गुस्से का अंदाजा उसकी रफ ड्राइविंग से पता चल रहा था। पूरे रास्ते सभी चुप रहे, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। विविधा गाड़ी से बाहर देखते हुए अपनी बेवकूफी पर गुस्सा कर रही थी कि आखिर क्या जरूरत थी विक्रम को गुस्सा दिलाने की, पर उसे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा।
कहाँ तो वह विक्रम को महज तंग करना चाहती थी और कहाँ गुस्सा दिला बैठी। घर पहुंच छवि जी, ब्रिजेश जी अपना कुछ सामान ले तुरंत अंदर चले गए। आरुषि भी छवि जी के इशारे पर उनके पीछे चली गई। विविधा ने गाड़ी से उतरकर विक्रम की ओर इस उम्मीद से देखा कि वह उसे डांट लगाएगा, लेकिन विक्रम ने उसे कुछ नहीं कहा और बाकी सारा सामान ले घर के अंदर रखने चला गया। विविधा भी उसके पीछे हो चली। घर के अंदर विक्रम को ब्रिजेश जी और छवि जी ने रुकने को कहा, लेकिन वह काम होने की बात बोलकर घर से बाहर निकल गया। ब्रिजेश जी ने विविधा की तरफ देखा। नाराज कर दिया ना बेचारे को, अब जल्दी से जाकर मनाओ उसे और रात यहीं रुकने का बोलो। विविधा जल्दी से विक्रम के पीछे गई। वह गाड़ी में बैठने ही वाला था कि विविधा ने उसे पुकारा, विक्रम रुको तो। विक्रम ने पीछे मुड़कर उसे गुस्से में देखा। वह अब और काबू नहीं रख पाया खुद के गुस्से पर। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि अकेले आगे मत बढ़ो, लेकिन तुमने रुकना जरूरी नहीं समझा। विविधा उसके पास सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सॉरी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे वो लफंगे खड़े हैं। माँ बाबूजी का बड़ा मन है, उन्हें निराश नहीं करो। विक्रम ने एक पल को उसे घूरा, फिर बिना कुछ कहे वहां से जाने को हुआ कि विविधा ने उसका हाथ पकड़ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बड़े प्यार से बोली, विक्रम प्लीज चलो ना, वरना मुझे डांट पड़ेगी और सच कहूं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा तुम्हारा ऐसे जाना। आज रात यहीं रुक जाओ ना। विक्रम ने विविधा के चेहरे को देखा जो इस वक्त मासूमियत से भरा हुआ था। फिर उसने यह बात कही भी इतने प्यार से थी कि विक्रम के इनकार करने का तो सवाल ही नहीं बनता था। वह अपने हाथ को थामे विविधा के हाथों की तरफ देखने लगा। विविधा का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने अपने हाथों को हटा लिया और 2 कदम पीछे हट गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बोला, ऑफिस में बहुत काम है, मुझे खत्म करके आता हूं। लौटने में लेट हो जाऊंगा तो खाना खाकर ही आऊंगा। यह सुनते ही विविधा का मुरझाया चेहरा खिल उठा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। विविधा बड़ी बेसब्री से विक्रम का इंतजार कर रही थी। उसका ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता था, लेकिन अब तो 8 बज रहे थे। वह अभी तक घर नहीं आया था। विविधा आरुषि और माँ बाबूजी के साथ जरूर हंस खेल रही थी, लेकिन दिल और दिमाग में बस विक्रम का ही इंतजार कर रही थी। वह बार बार सोचती कि विक्रम से फोन करके पूछे कि वह कहाँ रह गया है, लेकिन फिर सोचती कि विक्रम क्या सोचेगा। इसी तरह खुद से उलझते हुए विविधा को काफी देर हो गई। आखिरकार उसने विक्रम को कॉल कर ही दी। ऑफिस में अपने केबिन में बैठा विक्रम अपने अगले प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनाने में डूबा हुआ था और इस वक्त वह काम में इतना बिजी था कि उसे टाइम का भी होश नहीं था। कुछ ही देर में उसका फोन बजने लगा। विक्रम ने लैपटॉप की स्क्रीन पर ही नजर गड़ाए हुए कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से विविधा की फिक्र भरी आवाज उसे सुनाई दी। 8 बज रहे हैं, कहाँ हो तुम? और कितना टाइम लगेगा? कोई दिक्कत है क्या? तुम ठीक तो हो ना? विविधा के एक साथ इतने सारे सवालों की बौछार सुनकर विक्रम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह जानता था कि विविधा की इस फिक्र की वजह क्या है। लेकिन उसने सधे लहजे में बेरुखी से कहा, 8 ही तो बजे हैं। ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट गया जो एक साथ इतने सारे सवाल कर डाले तुमने? बताया तो था कि खाना खाकर आऊंगा, तो इस बात का मतलब यही हुआ ना कि लेट हो जाऊंगा। विविधा को अब अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ कि विक्रम ने बोला तो था, लेकिन उसकी फिक्र में वह इतनी परेशान हो गई कि उसकी कही बात भी याद नहीं रही। उसे चुप देख विक्रम शरारत भरे लहजे में बोला, वैसे मेरी फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? याद आ रही है मेरी? विविधा हड़बड़ा उठी। नहीं तो मुझे क्यों याद आएगी तुम्हारी? वह तो माँ बाबूजी बार बार जिद कर रहे थे कि बेटा पूछ ले विक्रम से कि कब तक आएगा, उसके साथ में थोड़ा समय गुजार लेते हम। विक्रम बोला, काम भी तो जरूरी है, फ्री होते ही आ जाऊंगा। और रही बात तुम्हारी माँ बाबूजी के साथ समय गुजारने की, तो कल कुछ घंटे मैं उनके साथ गुजार लूंगा। विविधा बोली, ठीक है। विक्रम बोला, अभी फोन रखता हूं।
उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और विविधा की हरकत पर मुस्कुराते हुए वापस अपने काम में उलझ गया। विविधा को अब एकदम से याद आया कि वह तो विक्रम से खाना याद से खाने को कहना भूल ही गई। उसने एक बार फिर विक्रम को कॉल किया। विक्रम ने जब दोबारा फोन बजते हुए सुना तो उसे उठाकर देखा। विविधा, अब क्या कहना है इस नकचढ़ी लड़की को? उसने कॉल रिसीव की। अब क्या हो गया बीवी जी? विविधा विक्रम के खुद को बीवी जी कहने पर झेप सी गई। कुछ भी बोलते हो? क्या गलत बोला मैंने? कुछ नहीं, लगता है कुछ ज्यादा ही याद आ रही है मेरी। रुको, मैं वापस घर आता हूं। विविधा चौंकी। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो इसलिए फोन किया कि तुम्हें खाना का याद दिला दूं। ध्यान से खाना खा लेना। पता पड़ा कि काम में उलझे पड़े हो और खाना भूल गए। विक्रम बोला। इतनी फिक्र है मेरी? विविधा बोली। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर तुम भूखे रह गए तो मेरा दिमाग खाओगे। विक्रम बोला। लेकिन तुम्हारा दिमाग तो खाली है, उसे खाकर भला मुझे क्या फायदा होगा? विविधा नाराज सी बोली। तुमसे तो बात करनी बेकार है। उसने कॉल कट कर दी और खुद से बड़बड़ाई। ड्रैकुला कहीं का। सही पंचलाइन बनाई है मैंने इसके लिए। अकड़ की दुकान, विक्रम चौहान। पीछे आ खड़ी हुई आरुषि ने यह लाइन सुन ली और हंस पड़ी। विविधा ने उसे देखा तो वह भी हंसने लगी। अब तुम्हारे भाई हैं ही ऐसे तो क्या किया जाए? विक्रम का फोन एक बार फिर बजने लगा। उसने बिना कॉलर की तरफ ध्यान दिए ही कॉल रिसीव की और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला। यार, बार बार परेशान मत करो, जो भी कहना है एक ही बार में कह डालो। तभी दूसरी तरफ से काका के हंसने की आवाज आई। क्या बात है विक्रम बेटा, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? मुझे बताओ, अभी क्लास लेता हूँ उसकी। विक्रम बोला। और कोई नहीं, आपकी बहू है। कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है उसे मेरी, इसलिए कुछ ही देर में 2 बार फोन कर चुकी है मुझे। कभी पूछती है कि कब आओगे, तो कभी पूछती है कि खाना याद से खा लेना। काका के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वैसे मैंने भी तुम्हें खाने का याद दिलाने के लिए ही फोन किया था, पर आज एहसास हो गया कि अब मेरी जिम्मेदारी कम होना शुरू हो रही है। मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए मेरी बेटी जैसी बहू जो आ गई है। अच्छा सुनो, वहां ससुराल में ज्यादा गुस्सा मत करना, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा कितना खड़ूस है। विक्रम बोला। सॉरी, आप लेट हो गए। काका हैरानी से बोले। क्या मतलब? विक्रम ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। काका बोले। बिल्कुल सही किया तुमने, पर अब और गुस्सा मत करना। नहीं करूंगा। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। विक्रम बोला। कल घर आकर बात करता हूं आपसे। अभी थोड़ा सा काम भी बचा है तो खत्म कर लूं। आप ख्याल रखिएगा अपना। काका बोले। तुम भी ख्याल रखना बेटा। रात के 10 बज चुके थे। विविधा बेचैन से अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी क्योंकि उसका विक्रम अभी तक नहीं आया था। तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। विविधा ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे विक्रम आता हुआ दिखाई दिया। विविधा खुश हो कमरे के दरवाजे की तरफ भागी ताकि नीचे जाकर घर का दरवाजा खोल सके। फिर उसे याद आया कि विक्रम को सिर पर नहीं चढ़ाना है। उसे भी भला कौन सी उसकी फिक्र है, हर वक्त भाव खाता रहता है। इतने में उसे घर का दरवाजा खोलने की आवाज आई। छवि जी ने दरवाजा खोल दिया था। वह अभी तक सोई नहीं थी। विविधा को अब विक्रम के ऊपर आने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसे में उसने जल्दी से लाइट ऑफ कर बिस्तर पर जा लेटी और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। विक्रम कमरे में आया तो विविधा को सोया हुआ देखा। थोड़ा उदास हो गया। ये लड़की भी अजीब है। पहले तो इतना नाटक कर रही थी कि कितनी फिक्र है, और अब देखो कैसे घोड़े बेचकर सो गई है। विक्रम को अंधेरे की वजह से वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने फोन की लाइट्स ऑन की और विविधा के पास जा खड़ा हो उसे देखने लगा। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और वापस लौट चेयर पर अपना बैग रख उसमें से लैपटॉप बाहर निकाल कर टेरेस पर रखी चेयर पर बैठ गया। पहले उसने सोचा तो था कि कमरे की लाइट्स ऑन कर ले, लेकिन फिर उसे याद आया कि विविधा को लाइट्स में नींद नहीं आती
और वह भला अपनी बीवी को कैसे परेशान कर सकता था। विक्रम अपना लैपटॉप ओपन करके मेल्स चेक करने लगा। विविधा ने जब उसे बाहर जाते देखा तो चुपके से खुद भी खड़ी हो कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हो गई और अंधेरे का फायदा उठाते हुए कोने में खड़ी हो विक्रम को देखने लगी। विक्रम के चेहरे पर लैपटॉप की नीली रोशनी पड़ रही थी। भले ही वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन विविधा को वह अब भी काफी स्मार्ट लग रहा था। विविधा मुस्कुराते हुए उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। वह उसमें कहीं खो सी गई थी। कुछ ही देर में विक्रम का काम खत्म हो गया। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अंदर चलने को उठ खड़ा हुआ। विविधा एकदम से होश में आई और जल्दी से हड़बड़ाते हुए पीछे लौटने को हुई, लेकिन पास ही रखे मेज से टकराकर गिर गई। मेज भी सामने ही गिर पड़ा। विविधा अपना पैर पकड़कर कराहने लगी। विक्रम ने जब वह आवाज सुनी तो जल्दी से कमरे की ओर बढ़ा। अंधेरे की वजह से वह सामने पड़े हुए उस मेज को नहीं देख पाया, जिससे उसका पैर मेज से टकरा गया और वह विविधा के पास ही गिर पड़ा। उसे गिरते देख विविधा अब अपनी तकलीफ भूल गई और विक्रम पर हंसने लगी। विक्रम जो कोहनी के बल गिर गया था, उठ बैठा और कोहनी को सहलाने लगा। विविधा ने जब उसे ऐसे देखा तो उसकी हंसी बंद हो गई और जल्दी से विक्रम का हाथ पकड़कर कोहनी को सहलाते हुए कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? संभल कर नहीं चल सकते थे? विक्रम बोला, कमरे में इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब तुम सो ही नहीं रही थी तो लाइट क्यों ऑफ किया? विविधा को अब ध्यान आया कि वह तो सोने का नाटक कर रही थी। उसने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मैं सोने की कोशिश ही तो कर रही थी। विक्रम एकदम से बोला, इसका मतलब तुम सोई नहीं थी। विविधा हड़बड़ाहट में बोली, हर बात तुम्हें बताना जरूरी है क्या? विक्रम बोला, अच्छा, और तुम अंधेरे में यहाँ दरवाजे के पास क्या कर रही थी? विविधा बोली, वो मैं क्या? अब ये मत कहना कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है या फिर कोई दैवीय शक्ति तुम्हें यहाँ तक खींच लाई। विविधा बोली, चुप करो तुम महिषासुर। विक्रम खड़ा हुआ और कमरे की लाइट की लोकेशन विविधा से पूछकर ऑन कर ली। उसकी नजर विविधा पर पड़ी, जिसके पैर में थोड़ा दर्द था। विक्रम ने उसे कुछ पूछे बिना ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लाकर लेटा दिया। विविधा उसकी इस हरकत से असहज हो गई। विक्रम ने कमरे में नजर दौड़ाई। कमरा तो अच्छे से सेट किया हुआ है, अब सो लिया जाए, बहुत थक गया हूं मैं। विक्रम बिस्तर के दूसरी साइड आ गया और विविधा के बाजू में ही लेट गया। विविधा को जब यह बात महसूस हुई तो जल्दी से उठ बैठी। विक्रम ने करवट ले उसकी ओर देखा। क्या हुआ, सोना नहीं है? विविधा बोली, मैं यहाँ सो रही हूँ, फिर तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? विक्रम उठ बैठा। ओ, तो तुम्हें इस वक्त सीरियल खेलना है? विविधा चौंकी। सीरियल मतलब? वो होती है ना कुछ हीरोइंस सीरियलों वाली कि पति के साथ बिस्तर शेयर करने में नखरे दिखाती हैं। वैसा ही फितूर शायद तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अरे पति हूँ तुम्हारा और यह बिस्तर डबल बेड भी है, तो यहाँ इतनी जगह है कि तुम और मैं आराम से सो सकते हैं। फिर फालतू की नौटंकी का क्या मतलब? इसलिए नाटक मत करो और चुपचाप सो जाओ। दिन भर आदमी मेहनत करे और तुम्हारी जैसी निष्ठुर बीवियां चाहती हैं कि वो रात को सुकून से सोए भी नहीं। सोचना भी मत कि मैं फर्श पर चादर बिछाकर सोऊंगा। इतना महान नहीं हूं मैं, इसलिए चुपचाप वापस लेट जाओ और सो जाओ, वरना घर तो तुम्हारा है ही, जहां सोना चाहती हो वहां सो जाओ। विक्रम वापस लेट गया और आंखें बंद कर ली। विविधा सोच में पड़ गई। विक्रम ने आंखें खोलकर उसे सोच में डूबे हुए देखा तो उसका हाथ खींचकर जबरदस्ती बिस्तर पर लेटा लिया और उसका सिर अपने सीने पर रख लिया। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, फिर तुम तो गुड गर्ल हो ना अपने पेरेंट्स की, जो कभी भी उनसे कोई झूठ नहीं बोलती। आराम से सो जाओ, चलो। विविधा विक्रम की इस हरकत पर हैरान थी कि ये क्या कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। विक्रम की धड़कनें भी उसे कुछ अपने जैसी ही महसूस हो रही थी। विविधा चुपचाप आंखें बंद किए सोने का नाटक करने लगी ताकि विक्रम को लगे कि वो सो गई है और अपनी पकड़ ढीली कर दे, जिससे वो उससे दूर हट जाए।
कुछ देर में विविधा को महसूस हुआ कि विक्रम की पकड़ सच में ढीली हो गई है। विविधा ने चुपके से सिर उठा विक्रम के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि वह बड़े सुकून से सो रहा है। विविधा विक्रम से दूर हटने को हुई, लेकिन फिर मन नहीं माना। वह कुछ पलों तक विक्रम को प्यार से देखती रही, फिर आगे बढ़ उसके माथे को प्यार से चूमकर वापस से अपना सिर उसके सीने पर टिका लिया और आंखें बंद करके लेट गई। विक्रम के चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उनके घर के बाहर एक गाड़ी में बैठी कल्पना इत्मीनान से बैठी थी। शादी मुबारक हो विक्रम। लगता है तुम अपनी खुशियों के चक्कर में अपनी इस सौतेली माँ को भूल ही गए। ये तो गलत बात है ना, पर कोई बात नहीं, मैं तो यही हूँ तुम्हारी जायदाद हड़पने के लिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।